हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस्ड अबाउट इकोसिस्टम। हम लोगों ने नेचुरल इकोसिस्टम या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है जी। तो नाउ इट कम्स टू द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। वैसे ये चीज़ें हम लोग कई बार डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है जी। लेकिन फिर भी एक बार अभी डिस्कस करते हैं। एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, एक होते हैं कंज्यूमर्स और एक होते हैं डिकम्पोजर्स। इफ आई टॉक अबाउट प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स जो बेसिकली होते हैं जो खाने को प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली दे मैन्युफैक्चर फूड। ये फूड को बनाते हैं, किस चीज़ों से बनाते हैं? बेसिकली आप लोग को पता है हमारे पास क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। जो हमारे पास चीज़ें नेचर में अवेलेबल होती है, एक CO2 अवेलेबल होती है नेचर में, हमारे पास वाटर अवेलेबल होता है नेचर में। CO2, वाटर और सनलाइट, क्लोरोफिल की हेल्प से ये बेसिकली इन दोनों को हमारे पास किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये C6H12O6, मतलब कि हमारे पास ग्लूकोज या फिर हमारे पास फूड में ये मैन्युफैक्चर कर देते हैं। तो दीज आर प्रोड्यूसर कि जो सनलाइट की हेल्प से या फिर नेचर में प्रेजेंट कुछ कंपोनेंट्स की हेल्प से बेसिकली ये हमारे पास फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दीज आर प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर्स में जो मेन चीजें हमारे पास आती हैं, प्रोड्यूसर्स में हमारे पास होते हैं प्लांट्स। दे आर ओनली प्लांट्स। प्लांट्स आर ओनली प्रोड्यूसर्स। सिर्फ प्लांट्स ही एक ऐसी चीज है जो, क्योंकि दे कंटेन अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर कर लेती है, कैप्चर करके फिर ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ये ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर कर देती है, ठीक है जी। जो कि बेसिकली फूड है ना, जो कि फूड है। अभी अगर मैं आगे चलूं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स को खाने वाले क्या हैं? दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। तो जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स ने खा लिया। और कंज्यूमर्स में भी हमारे पास दो चीजें होती हैं बच्चों। एक हमारे पास होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। आगे मैं इसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम लोग फूड चेन वगैरह डिस्कस करेंगे तब हम लोग ये भी मैं आपको बताऊंगा। दो तरीके के होते हैं, जो तो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं डायरेक्टली प्लांट्स को। और कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जैसे कि ये, जो डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं कंज्यूम करते। जो अभी क्या होगा जो ये फिश है, इसने बेसिकली किसी प्लांट को कंज्यूम करा होगा, ठीक है ना। अगर इसने किसी प्लांट को कंज्यूम करा होगा, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर। इसने अभी क्या करा, इसने इस फिश को कंज्यूम कर लिया, इसने फिश को कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स ऐसी चीजें जिसने बेसिकली डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करा, जैसे अभी ये है, जैसे इस बेसिकली पोलर बेयर ने बेसिकली अभी ये प्लांट्स को खा रहा है ना। अभी ये जो प्लांट्स को खा रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर दिस पोलर बियर इज अटैक्ड बाय अ लायन। इसको लायन ने खा लिया। अगर मान लो इसको लायन ने खा लिया, तो मतलब कि लायन ने इसको खाया, इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाया। मतलब फूड तो मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर्स नहीं करना है, ठीक है जी। और उस फूड को यूटिलाइज किसने करना है? कंज्यूमर्स ने। प्राइमरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं या फिर वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं। दैट इज दी डिफरेंट थिंग। उसके बाद भाई फूड खा लिया, फूड सब हो गया, उसके बाद जो वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट जनरेट होके उस वेस्ट का क्या किया जाए, उस वेस्ट को खत्म करने वाले हमारे पास होते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो हम लोगों ने फूड किन चीजों से बनाया होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, जो हमें नेचर से चीजें मिलती हैं, है ना, उन सब चीजों से बनाया होता है। जो डीकम्पोजर्स होते हैं, ये डीकम्पोजर्स उन न्यूट्रिएंट्स को वापस नेचर में रिप्लेनिश करने में हेल्प करते हैं। ये फूड को डीकम्पोज कर देते हैं, वेस्ट खत्म हो जाता है और नेचर की जो चीजें हैं ये रीप्लेनिश हो जाती है। बेसिकली सर्कल चलता है बच्चों। अगर इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज भी नेचर में प्रेजेंट ना हो, सपोज अगर डीकम्पोजर प्रेजेंट ना होंगे नेचर में, चीजें रिप्लेनिश नहीं होंगी, ठीक है जी। अगर रिप्लेनिश नहीं होंगी तो प्लांट सही तरीके से फूड, न्यूट्रिशियस फूड नहीं बना पाएंगे, है ना। इनफैक्ट जो वेस्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा। वेस्ट को खत्म करने का कोई तरीका नहीं मिलेगा,
तो एक इकोसिस्टम सेट करा हुआ है जिसमें हमारे पास प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एज वेल एज द डीकंपोजर्स, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स कौन हैं? जो खाने को बनाते हैं, जो खाना मैन्युफैक्चर करते हैं, जो खाने को बनाते हैं। अगर ये खाना ही नहीं बनाएंगे तो हमारे पास कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कंज्यूमर्स कुछ खा ही नहीं पाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, आगे हमारे पास बेसिकली फूड चेन की बात आ जाती है। नाउ व्हाट इज द फूड चेन? कुछ इस तरीके से हमारे पास फूड चेन होती है। अब आप क्या देख रहे हो, फूड चेन क्या होती है? फूड चेन एक्सप्लेन्स विच ऑर्गेनिज्म eats the another organism in the environment. The food chain is the linear sequence of the organisms where the nutrients and the energy is transferred from the one organism to the another organism. मतलब कि जैसे अभी ये प्लांट है, दिस प्लांट कुड बी ईटन बाय दिस डियर, और इस डियर को फर्दर किसने ईट खा लिया? लायन को खा लिया। ठीक है, तो दिस इज फूड चेन। तो मतलब इस प्लांट ने अपनी एनर्जी इनडायरेक्टली, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, इस प्लांट ने अपनी एनर्जी इस डियर को ट्रांसफर कर दी। जो डियर के पास एनर्जी थी वो किसके पास चली गई? लायन के पास चली गई है। और इसमें भी परसेंटेज ऑफ एनर्जी है जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है, दैट इज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी। ये दिस इज 10% लॉ, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे डिस्कस करें उससे पहले हम लोग फूड वेब को डिस्कस कर लेते हैं। फूड वेब किस तरीके से होता है? कुछ इस तरीके से हमारे पास फूड वेब होता है। तो फूड वेब में क्या होता है? सपोज अभी मैं फूड चेन की बात करता हूँ, जो ये ग्रास है, ये ग्रास इस डियर ने तो नहीं खाई होगी अकेले ने, हो सकता है ये ग्रास किसने खा ली हो सकता है ये ग्रास रैबिट ने खा ली हो, और जो रैबिट है इस रैबिट को फर्दर लायन ने खा लिया हो, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो रैबिट है इस रैबिट को फर्दर किसी और ऑर्गेनिज्म में ने खा लिया हो। सपोज इस रैबिट को फर्दर स्नेक ने खा लिया हो, और इस स्नेक है, स्नेक को फर्दर ईगल ने खा लिया हो, स्नेक को फर्दर ईगल ने खा लिया हो, है ना। हो सकता है जो ये ग्रास है ये फ्रॉग ने खा ली हो, अगर ये फ्रॉग ने खा लिया होगा तो फ्रॉग को फर्दर स्नेक ने खा लिया हो, स्नेक को फर्दर ईगल ने खा लिया हो। मतलब एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो कि जब एक से ज्यादा फूड चेन्स इंटरलिंक हो जाएं तो उस समय पे जो चीज बनती है दैट इज फूड वेब। उस समय पे जो चीज बनती है दैट इज फूड वेब, वो फूड वेब बनता है जब एक से ज्यादा जो चीजें हैं वो लिंक्ड हो जाएं। जैसे कि अगर मैं फूड वेब की डेफिनेशन पे आऊं, फूड वेब की डेफिनेशन क्या कहती है? फूड वेब इज द नेटवर्क ऑफ द फूड चेन्स वेयर ऑल द चेन्स आर naturally interconnected. Flow of the energy in a food chain is unidirectional. Once it reaches the next trophic level, it does not come back again. For example, the energy which passes to the herbivores does not come back again autotrophs. ठीक है जी, मतलब जो एक बार एनर्जी ट्रांसफर हर्बीवोर्स के पास चली जाती है वो वापस ऑटोट्रॉप्स के पास तो आएगी नहीं। जैसे अगर मैं पिछली स्लाइड पे भी अगर मैं मूव करूं, पिछले स्लाइड पे दोबारा चलते हैं, अगर इस जगह पे हम लोग देखें तो इस जगह पे जो प्रोड्यूसर ने एनर्जी कन्वर्ट, प्रोड्यूसर से एनर्जी कंज्यूमर्स को चलेगी तो कंज्यूमर से वापस प्रोड्यूसर्स को एनर्जी तो नहीं आ सकती। तो वही चीज फूड वेब बोल रहा था। ठीक है जी, वही चीज फूड वेब बोल रहा था। अगर हम लोग फूड वेब पे आ जाएं वापस, तो फूड वेब, ये कुछ मैंने फूड वेब की एग्जांपल्स ले रखी हैं वैसे ही। तो इसमें जैसे फंजाई है, जैसे ये ग्रास है, इस ग्रास को रैबिट ने भी खाया है, इस ग्रास को ग्रास हॉपर ने भी खाया है, रैबिट को फर्दर स्नेक ने भी खाया, ग्रास हॉपर को फर्दर इंसेक्ट ईटिंग ने खाया, और जो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड है इसने हॉक ने इसको भी खा लिया है, हॉक ने स्नेक को भी खा लिया है, या फिर ग्रास हॉपर फर्दर श्यूज जो कि माउस की ही किस्म होती है, माउस को भी खा लिया, माउस ने फर्दर हॉक को भी खा लिया है। अगर इस ट्री की बात करी जाए, ट्री को डियर ने खा लिया, डियर को फर्दर लायन ने खा लिया, जो कि यही वाली सेम एग्जांपल थी हमारे पास। जो श्रब्स है वो भी डियर ने, हो सकता है डियर ने खाई हो तो डियर को फर्दर लायन ने, मतलब कि ऑल दी फूड चेन्स आर दे आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर।
मतलब बहुत सारी फूड चेन जब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, उस सिचुएशन को हम लोग फूड वेब बोलते हैं। और एक चीज और, इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास एक भी कंपोनेंट मिसिंग हो जाए किसी फूड चेन में से, तो बेसिकली नेचर का इकोसिस्टम हिल जाएगा, और वो बहुत ज्यादा मतलब कि नेचर के इकोसिस्टम को हिला के रख देगा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे सर, अगर ये कार्निवोरस एनिमल्स चले जाएं तो सर सही हो जाएगा, ये जो हमारे पास डियर है ये तो बच जाएंगे, ऐसा कैसे होएगा? नहीं, ऐसा ही होएगा। अगर मान लो कि ये कार्निवोरस एनिमल्स भी ना हो, कार्निवोरस एनिमल्स भी नहीं है, ठीक है, डियर को नहीं खाया, डियर बचा हुआ है, अब डियर सर्वाइव कर रहा है, ये लाइन नहीं है, डियर सर्वाइव कर रहा है। अब जब डियर सर्वाइव कर रहा है तो जो डियर है ये क्या होगा, ये सारी की सारी ग्रास खा जाएगा। जब से ये सारी की सारी ग्रास खा जाएगा तो जो लैंड है, लैंड बैरन लैंड हो जाएगा, लैंड के ऊपर कोई भी ग्रास नहीं होगी। अगर लैंड के ऊपर कोई भी ग्रास नहीं होगी तो लैंड की जो अपर मोस्ट लेयर है ये बिल्कुल हवा के झोंके से उड़ जाएगी, जो कि सबसे फर्टाइल लेयर होती है, ठीक है जी। एंड ये फर्दर ग्रास फिर उस पर उगनी मुश्किल हो जाएगी, मतलब लैंड बैरन लैंड हो जाएंगे, फ्लड्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो अगर आप बोलो सर, फिर अगर मान लो कि हम लोग डियर को हटा दें, अगर हम लोग डियर को हटा देते हैं तो लॉयन भूखा मर जाएगा, लॉयन को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और ग्रास इतनी ज़्यादा ऊंची हो जाएगी, ये ग्रास इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि लंबी होकर ये फर्दर क्या होगी, ये ग्रास लंबी होकर फर्दर ये ग्रास ऐसे ज़मीन पे गिरने लग जाएगी। जब ये ग्रास ज़मीन पर गिरने लग जाए तो ये फर्दर नई ग्रास को बनने से रोक देगी, ये फर्दर नई ग्राफ को बनने नहीं देगी, ये फर्दर नई ग्राफ को बनने से रोकती रहेगी। तो ये भी मतलब कि जरूरी है, मतलब ये भी नहीं हो सकता और हमारे पास ये भी नहीं जा सकता। मतलब फूड चेन में से या फिर फूड वेब में से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म इधर से उधर नहीं हो सकता। ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की लॉज हैं, इसको इसी तरीके से चलना होता है, ठीक है जी। मतलब इकोसिस्टम गड़बड़ आ जाएगा अगर कोई एक भी लेवल पास आता है आर एनवायरमेंट में। फूड पिरामिड, फूड पिरामिड एक तरीके से आप कह सकते हो, इसमें हम लोग को डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स डिफाइंड होते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल होता है, जो आप ये सबसे बेस वाला देख रहे हो, दिस ट्रॉफिक लेवल इज ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है ना। उसके बाद वाले सभी हेटेरोट्रॉफ्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है जी। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या फिर अकेले प्रोड्यूसर्स करो, क्योंकि सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स वैसे ऐसी चीज नहीं होती है। उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे पास आ जाता है दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स खाते हैं जो प्लांट्स, ठीक है ना, जिनको आप जनरली ये भी बोल सकते हो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये हमारे पास हर्बीवोर्स भी होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स। उसके बाद होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो सेकेंडरी वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं वो जनरली सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो हमारे पास जनरली टर्शरी के बाद हमारे पास क्वाटरनरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि बेसिकली लास्ट लेवल होता है ट्रॉफिक का। अगर आप ये नहीं भी याद करोगे तो आप टर्शरी कंज्यूमर्स तक भी याद कर लोगे तो भी चलेगा। दिस इज द फिफ्थ लेवल। तो जो फिफ्थ लेवल है वो हमारे पास फोर्थ लेवल के कंज्यूमर्स को खा लेता है। तो दीज आर दी जनरली देयर आर 4 ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है जी। एक फूड चेन को एक ट्रॉफिक लेवल की चेन में डिस्कस करा गया है। अभी मैं आपको एक 10% वैसे एक बार फूड पिरामिड की डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। पिरामिड of the numbers is the graphic representation representing the arrangement of the number of the individuals of the different trophic levels in a food chain in the ecosystem, ठीक है। हाँ, ये नंबर को भी डिफाइन करता है। आप देख रहे हो प्रोड्यूसर्स तो जो है ही है, सबसे ज्यादा हर्बीवोर्स हैं, उससे कम हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, उससे भी कम हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, और उससे भी कम हमारे पास क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हैं। मतलब कि जो हमारे पास सबसे कम है, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पे सबसे कम कंज्यूमर्स हैं,
मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम है। अभी अगर हम लोग नंबर ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स और नंबर ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स को कंपेयर करें तो कम होते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ डियर्स और नंबर ऑफ लॉयंस की बात करूं तो लॉयन तो जंगल में एक ही होता है ना भाई, जंगल का राजा लॉयन, लॉयन शेर, शेर तो एक ही होता है जंगल में। बाकी चीते के कितने सारे होते हैं हमारे पास, बाकी सारे एनिमल्स ज्यादा नंबर में होते हैं, लेकिन शेर तो एक ही होता है ना। तो बस उसी तरीके से कि जो कार्निवोरस सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहुत कम क्वांटिटी में बहुत कम नंबर में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम नंबर में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। अभी बात थी हमारे पास बात हम लोगों ने करनी थी 10% लॉ की, बात कर रहे थे 10% लॉ। बट इस दी 10% लॉ क्या है सर, इसको क्या है 10% लॉ? 10% लॉ की सबसे पहले एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। 10% लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है? तो 10% लॉ कुछ इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी from the organic food from the one trophic level to the next trophic level, only about 10% of the energy from the organic matter is stored as a flesh. Remaining is lost during the transfer or the broken down in the respiration or lost to incomplete digestion by the higher trophic level. क्या है ये? मतलब इनडायरेक्टली, मतलब कि ये डेफिनेशन को एक बार अगर हम लोग साइड पे रखें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में देता है वो अपनी एनर्जी का सिर्फ 10% ही दे पाता है। जैसे कि अगर प्रोड्यूसर्स के पास, पहली बात जो सन से, बेसिकली अगर मैं सन से बात करूं, सन से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स सन से सिर्फ सन की एक कहते हैं जनरली 1% एनर्जी ही ले पाते हैं। तो जो 1% एनर्जी भी अगर कोई प्लांट ले ले, चलो सपोज अगर मैं मान लेता हूँ कोई एक प्लांट है जिसने एनर्जी को प्रोड्यूस करा है ना, मतलब कि बनाया फूड को कैसे बनाया, इसके पास सपोज 20,000 जूल्स या फिर 20,000 कैलोरीज में यहाँ पे दे रखी है एनर्जी थी, तो इसने 20,000 में से जो नेक्स्ट लेवल को मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स को ट्रांसफर करी, दैट वाज 2,000, दैट इज द 10% ऑफ 20,000। फिर फर्दर जो इसने 2000 वाले ने नेक्स्ट को दी, नेक्स्ट को इसने सिर्फ दी 200, दैट इज 10% ऑफ 2000। फिर जो इसने हमारे पास नेक्स्ट लेवल को दी, दैट इज ओनली 20, मतलब अगेन 10% ऑफ 200। इसने जो एनर्जी अपने नेक्स्ट लेवल को दी, दैट इज ओनली 2 कैलोरीज, दैट इज ओनली 2 कैलोरीज। ठीक है जी, दैट इज 10% ऑफ 20। अभी सर हमने तो ये बात पढ़ी है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, के एनर्जी को तो डिस्ट्रॉय करा ही नहीं जा सकता, तो एनर्जी जाती कहाँ पे? तो यही 10% लॉ में भी दिया हुआ है कि एनर्जी जाती कहाँ पे है, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो बाकी की एनर्जी कहाँ जा रही है? बाकी की एनर्जी कहाँ जा रही है बच्चे? बाकी की कुछ तो हीट लॉस हो रहा है, कुछ इनकम्प्लीट डाइजेशन हो सकती है, कुछ हमारे पास बेसिकली सिर्फ जो बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म की फ्लैश में एनर्जी बनती है, जाती है, वो सिर्फ 10% होती है। ठीक है जी। बाकी रेस्पिरेशन में, मतलब कि रेस्पिरेशन एनर्जी बनाने में भी तो बेसिकली एनर्जी लगती है ना, एनर्जी को बनाने में भी एनर्जी लगेगी, तो उसमें भी एनर्जी लॉस हो रही है, ट्रांसफर में लॉस हो रही है ना, इनकम्प्लीट डाइजेशन में लॉस हो रही है। तो बचा के सब कुछ कर करा के, हीट लॉस भी कर करा के हमारे पास सिर्फ 10% एनर्जी बनती है जो कि नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो कि भाई अगर हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी हर्बीवोर्स में पाई जाती है, क्योंकि हर्बीवोर्स जनरली जो एनर्जी है वो कहाँ से लेते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर से लेते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स की एनर्जी ज्यादा ले लेते हैं। अरे नहीं सर, मतलब कि ऐसे तो सर नॉन वेजिटेरियन डॉक्टर रेकमेंड करता है जैसे ऐसे, तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, नॉन वेजिटेरियन इज हाई इन प्रोटीन कंटेंट, वो प्रोटीन कंटेंट में हाई होता है। एनर्जी कंटेंट की बात करूं तो एनर्जी कंटेंट जो है, एनर्जी कंटेंट वेजिटेरियन फूड में ज्यादा है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है।
ठीक है जी। एक पीछे भी एग्जांपल से पीछे भी हमारे पास पिछली स्लाइड में भी एक एग्जांपल थी, तो वो भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। कुछ ये हमारे पास एग्जांपल थी पिछली स्लाइड में। तो इसमें क्या था, अबाउट 1000 जूल एनर्जी थी प्लांट्स के पास। तो प्लांट्स ने क्या करा, 900 जूल तो उसमें लॉस होगी बेसिकली, किसमें, एनवायरनमेंट में, हीट, वही सारा रेस्पिरेशन जो भी प्रोसेस हो रहा था। फिर अब इट ट्रांसफर्ड ओनली 10% ऑफ इट्स एनर्जी, मतलब 10% ऑफ 1000 टू द डेयर, दैट इज 100 जूल। फिर डेयर ने अपनी 90 जूल किसको लॉस कर दी, एनवायरनमेंट को। सिर्फ 10% किसको ट्रांसफर करी, लाइन को। तो लाइन के पास कितनी एनर्जी पहुंची, सिर्फ 10 जूल पहुंची। अगर लाइन फर्दर किसी को एनर्जी देता है तो 10% ऑफ 10 सिर्फ एक ही बचता है, तो सिर्फ 1 जूल ऑफ एनर्जी ये फर्दर ट्रांसफर कर सकता है। अदरवाइज अगर इसका फर्दर कोई ट्रॉफिक लेवल नहीं है, लाइन को कोई नहीं खा रहा, तो नहीं ट्रांसफर होगा। तो इसी के साथ आगे चलते हैं, ठीक है जी। फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, उसके बाद फूड पिरामिड हो गया, 10% लॉ हो गया। 10% लॉ में क्या पढ़ा सर हमने ये पढ़ा कि जो हमारी एनर्जी है, हम अपने से ज्यादा एनर्जी अगर सामने वाले को एनर्जी ट्रांसफर करें, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो वो ऑर्गेनिज्म उसको सिर्फ अपनी 10% एनर्जी ही ट्रांसफर कर सकता है। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी जानी है वो पहले ट्रॉफिक लेवल का 10% होगा, कुछ इस तरीके से। तो अगले पे चलते हैं। हाँ, नाउ इट कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है सर, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन आप समझ रहे हो, एक्यूमुलेशन, इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा मतलब एक जमा हो रहा है एक जगह पे। तो क्या जमा हो रहा है बच्चों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे कंटेमिनेंट्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर वो चाहे भी तभी भी वो उसको डाइजेस्ट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। मतलब जैसे अगर मैं ह्यूमन बींग्स में देखूं, ह्यूमन बींग्स में जो नॉन डाइजेस्टिव कुछ चीजें होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, वो इंसान के लिवर में चले जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के लिवर में चले जाते हैं, और लिवर में ये थ्रू आउट द लाइफ स्पैन स्टोर होते रहते हैं। मतलब ये ना तो डाइजेस्ट हो रहे हैं, ना बॉडी से रिमूव हो पा रहे हैं, तो ये एक जगह पे बॉडी पे इकट्ठे होते रहते हैं, मतलब कि कलेक्ट होते रहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में लिवर एक ऐसी चीज है जो किसी भी तरीके के केमिकल को अपने अंदर स्टोर करने के लिए केपेबल है, वो अपने अंदर बस स्टोर करता रहता है। वैसे ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी फिशेस की एग्जांपल ली है, तो फिशेस ने क्या करा, जो पानी में कंटेमिनेंट्स हैं, पानी में कंटेमिनेंट जैसे फर्टिलाइजर्स जो पानी के थ्रू सीज में पहुंच गए हैं, या फिर हमारे पास किसी पॉन्ड में पहुंच गए हैं ना, पानी में जो हम लोग फसलों में फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, और फैक्ट्री वेस्ट भी बहुत सारा सीज में छोड़ दिया जाता है। तो ये सारे जो कंटेमिनेंट्स हैं ये फिशेस ने खा लिए। मतलब कि किसके साथ खा लिए, क्योंकि कंटेमिनेंट्स किस में चले गए, ये मरीन प्लांट्स में चले गए। सपोज जो सी के अंदर प्लांट्स होते हैं उसमें चले गए, तो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिए, एब्जॉर्ब करके फिर फिशेस ने वो प्लांट्स खा लिए। तो वो प्लांट्स जब उसने खाए, तो एक फिश अपनी लाइफ स्पैन में प्लांट्स खा रहा है या फिर दूसरे फिशेस को खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो उसमें कंटेमिनेंट्स आई जा रहे हैं। फिर उसने खा लिया, फिर कंटेमिनेंट्स आ गए, तो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन उसमें कंटेमिनेंट्स जमा होते रहते हैं, जमा हो रहे हैं। और एक ऐसा स्टेज आता है, जैसे जैसे वो बड़ी होती है, उसकी एज इंक्रीज होती है, एज इंक्रीज होने के बाद एक एज के बाद उसमें कंटेमिनेंट्स का जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। जैसे आप लोग इसमें देख रहे हो ना, कंटेमिनेंट्स यूजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स में भी इंक्रीज कर रहे हैं। जो वेजिटेबल्स हम लोग खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें फर्टिलाइजर है, और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, और थ्रू आउट द लाइफ स्पैन जो वो पेस्टिसाइड्स या फिर कंटेमिनेंट का लेवल, जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो कंटेमिनेंट्स होते हैं, उस कंटेमिनेंट का लेवल कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। उस कंटेमिनेंट्स का लेवल है ना, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे जा रहा है, वो डिक्रीज करने का नाम नहीं ले रहा, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करे जा रहा है। दिस इज बायो एक्यूमुलेशन। अभी अगर हम लोग बायो एक्यूमुलेशन के अगले स्टेज पे आ जाए, दैट इज
बायोमैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इसको बोल देते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्या हुआ, अभी जैसे ये प्लांट्स दिए गए हैं, इस प्लांट्स को इस फिश ने सारी जिंदगी खाया। अभी सारी जिंदगी जब इसने खाया तो इसमें कंटेमिनेंट का लेवल तो हाई है ही है। इसमें ये जो इसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर या फिर कंटेमिनेंट्स हैं वो इसमें जमा हो गए इस फिश में। तो वो सारे जब इस फिश को इस वेल ने खा लिया, इस फिश को इस वेल ने खा लिया या फिर शार्क ने खा लिया, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, तो जो इसमें सारे कंटेमिनेंट जमा हुए थे वो एक ही बार में इसमें पहुंच गए। इसने तो धीरे धीरे इंक्रीज करा था बायो एक्यूमुलेशन के थ्रू, लेकिन जो एक्यूमुलेट हुआ था वो सारा का सारा इसने एक ही बार में इसके पास आ गया। फिर सारी जिंदगी इसने ये खाई फिशेस, कंटेमिनेंट जिसमें लेवल था, तो इसने काफी ज्यादा जमा होता गया। फिर जब एक बेयर ने इसको खा लिया, जब इस बेयर ने इसको खाया, तो जो सारा का सारा इसमें जमा हुआ कंटेमिनेंट था वो डायरेक्टली एक ही बार में किसमें पहुंच गया, बेयर में पहुंच गया। वो एक ही बार में किसमें पहुंच गया, बेयर में पहुंच गया। मतलब दिस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मतलब सबसे हायर ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज्यादा कंटेमिनेंट लेवल एक ही होगा, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में केमिकल्स को खा लिया है दूसरे ऑर्गेनिज्म में से। तो वैसे इस तरीके से हमारे पास जो वेजिटेरियन डाइट है दैट इज मोर यूजफुल, ठीक है ना। जो वेजिटेरियन डाइट है दैट इज मोर यूजफुल एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट। लेकिन हाँ, नॉन वेजिटेरियन सभी खाते हैं, ठीक है, सभी मतलब कि तकरीबन ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, मेरा मतलब है। तो लेकिन फिर भी वेजिटेरियन डाइट इज मोर यूजफुल। क्यों? क्योंकि अगर जनरल एग्जांपल भी लूं, एक सपोज ये मेरे पास ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है जी, इस ग्रीन प्लांट्स को किसी भी अगर सपोज किसी भी ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, ठीक है ना, किसी भी सपोज ऑर्गेनिज्म ने खा लिया इस ग्रीन प्लांट को, है ना, इस ग्रीन प्लांट को एक ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, फिर उस ऑर्गेनिज्म को एक और ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, तो अभी इस ग्रीन प्लांट में अगर कंटेमिनेंट का लेवल सपोज 10 था, तो इसने सारी जिंदगी मतलब कि जो 10 था तो इसमें कंटेमिनेंट का लेवल 10 करते करते सारी जिंदगी खाया। इसने सपोज इसमें कंटेमिनेंट का लेवल हो गया 100, डायरेक्टली इसने 10 बार प्लांट खा लिया, तो जो 100 कंटेमिनेंट लेवल था, तो जो इस ऑर्गेनिज्म ने इसको खाया है, तो इसमें जो कंटेमिनेंट का लेवल होगा वो कितनी बार 100 खाएगा, तो इसमें कंटेमिनेंट का लेवल होगा 1000। ये इंक्रीज होता जाएगा, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जाएगा। तो इस वजह से वेजिटेरियन डाइट, और ऊपर से एक चीज और 10% लॉ भी है, एनर्जी तो इसमें 10 नहीं गई, 10% ही गई इसकी एनर्जी, इसमें से इसकी एनर्जी का 10% गया, लेकिन साथ में कंटेमिनेंट्स का लेवल काफी हाई गया। तो कंटेमिनेंट्स का लेवल इस तरीके से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन कर देता है, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है जी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज विद ओजोन। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जनरली आ जाता है। तो एक बार पहले ओजोन का देख लेते हैं, ओजोन होता क्या है। अगर मैं ओजोन की बात करूं, एक मॉलिक्यूल होता है O3 को हम लोग ओजोन बोल देते हैं सर, ठीक है जी, पता है। उसके बाद गैस कंपोज्ड ऑफ द 3 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन, ये भी समझ में आ गया। ब्लूइश कलर की होती है ये, ठीक है जी। नियरली 90% ऑफ द ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज रेफर्ड टू द ओजोन लेयर। मतलब कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक लेयर होती है, दैट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर करती क्या है, अब्सॉर्ब्स बैंड ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दैट इज कॉल्ड यूवीबी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं सन में से, ठीक है जी। यूवी रेज कैन कॉज स्किन कैंसर, जो अल्ट्रावायलेट रेज है दे कैन कॉज स्किन कैंसर, ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं, ठीक है जी। तो नाउ कम्स हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड, कि ओजोन लेयर आफ्टर ऑल बनती कैसे है सर, ठीक है ना। ओजोन लेयर की अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं, ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड यूजिंग 2 molecules of the oxygen and 1 molecule of
सॉरी मतलब कि दो एटम्स ऑक्सीजन के जब एक एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं तभी ओजोन फॉर्म होती है। अभी होता क्या है, अभी जैसे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, जब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल पे अल्ट्रावायलेट रे पड़ती है तो वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक मॉलिक्यूल जब दो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कन्वर्ट हो जाए, दो एटम्स में, सॉरी एक मॉलिक्यूल दो एटम्स में कन्वर्ट हो जाए, तो जो एक एटम है ऑक्सीजन का, ये दो इन एटम्स के साथ मिलके ये ओजोन लेयर फॉर्म कर देता है, ये ओजोन लेयर फॉर्म कर देता है। तो दिस इज द प्रोसेस कि किस तरीके से ओजोन लेयर फॉर्म्ड होती है। इसमें सिर्फ इतना ही करने की जरूरत है, इससे ज्यादा हम लोग को फिलहाल नहीं आएगा। तो ओजोन लेयर हेल्प कैसे करती है हमें, और ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे कर रही है, तो मैंने आपको यही बताया कि जो ओजोन लेयर है ये सन की हार्मफुल जो रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो कि स्किन कैंसर को कॉज कर सकती हैं, इसको हमसे बचाता है। मतलब कि क्योंकि ये जो इसके ऊपर जब ओजोन लेयर इसको बेसिकली अर्थ तक पहुंचने नहीं देती हैं जो ये यूवी रेज है। तो अभी हमने क्या करा, हमने एसी का यूज करा, हमने रेफ्रिजरेटर का यूज करा। अरे सर ये क्या कर रहे हो, तो सभी यूज करते हैं। हाँ जी सभी यूज करते हैं। जो एसी और रेफ्रिजरेटर है इसमें एक चीज यूज होती है, दैट इज CFCs का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जब ये इवेपोरेट होते हैं ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का मतलब ओजोन लेयर्स में बड़े बड़े होल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, काफी सारे होल्स तो अभी तक बन चुके हैं। तो ओजोन लेयर में जब होल्स बनते हैं तो ओजोन, जब ये होल्स बन जाते हैं, होल्स बनने के बाद बेसिकली ओजोन जो उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज दे स्टार्ट पासिंग दैट ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर को पास करना स्टार्ट कर देती हैं। इनफैक्ट जो CFCs हैं, CFCs गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिए थे। तो जो CFCs हैं ये बेसिकली काफी ज्यादातर तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिए थे, ठीक है। इसका यूज बहुत कम हो रहा है, मतलब कि इसकी प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने बैन करी हुई है। और जो पहले से बने हुए CFCs हैं वो CFCs वही वाले अभी भी यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अभी तक CFCs जो बने हुए हैं पहले से, अभी तक वो खत्म नहीं हुए हैं, अभी तक वो डायरेक्टली वही CFCs यूज करे जा रहे हैं। इनकी प्रोडक्शन पे काफी ज्यादा मतलब के बैन लगा हुआ है। तो लास्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ द वेस्ट। हमें पता है वैसे तो टाइप्स ऑफ द वेस्ट, सर एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जिसको डीकम्पोज करा जा सकता है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज कर सकते हैं। इट कैन ब्रेक डाउन इनटू द नेचुरल कंपोनेंट्स, ठीक है जी, मतलब कि दोबारा से रिप्लेनिश करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया। इट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू द नेचुरल कंपोनेंट्स। भाई अगर ब्रेक डाउन होगा भी तो बहुत ज्यादा, बहुत हजारों साल लग जाएंगे उसको ब्रेक डाउन होने के लिए, इसीलिए हम लोग इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। इट एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ऑब्वियसली शॉर्ट टाइम है, कुछ टाइम के बाद तो इसको दोबारा से हम लोग इसको डीग्रेड कर देंगे, ये बायोडिग्रेड हो जाएगा, है ना, डीग्रेड हो जाएगा। इट एग्जिस्ट फॉर दी लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम तो ऑब्वियसली है क्योंकि इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डीकम्पोज तो नहीं हो सकता, ठीक है जी। कैन बी रिसाइकल्ड, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड भी हो सकता है और कैन बी रिसाइकल्ड भी हो सकता है। इसको रिसाइकल भी करा जा सकता है, इसमें आप कर लो, इट कैन और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड वेजिटेबल्स हो सकता है, पेपर, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा, ये सब चीजें हो सकती हैं। टायर, प्लास्टिक, मेटल्स हो सकता है, इस तरीके से। अभी जो वैसे तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो अलग ही है, ठीक है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसको बेसिकली कुछ इस तीन चीजों में डिवाइड करा गया है। एक तो जो होता है हमारे पास जनरल वेस्ट होता है, कोई प्लास्टिक बैग हो गया, प्लास्टिक का मग हो गया, बाल्टी होगी, ये सब चीजें होगी। उसके बाद हैजार्डस वेस्ट हो सकता है, सिरिंजेस होगी, बल्ब हो गई, ट्यूब हो गई, कैंस हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से जो वेस्ट होता है इसको अलग कर दिया जाता है। उसका जो रिसाइकलेबल वेस्ट होता है उसको भी अलग कर दिया, जैसे प्लास्टिक की बोतल होती है, कुछ एल्यूमिनियम के कैन्स होते हैं, टेट्रा पैक्स होते हैं,
तो इन सब चीज़ों को दोबारा से रिसाइकिल करा जाता है। जो आपके घर पे रद्दी वाला जब रद्दी लेने आता है तो उसको आप यही चीज़ें देते हो। तो इसी के साथ वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर आर एनवायरनमेंट।